हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलीमर्स और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए थे। मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अंदर जो हम लोग पॉलीमर्स कंसीडर करने जा रहे हैं वो बेसिकली है हमारा नायलॉन। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे पॉलीस्टर पे, पॉलीस्टर, और हम लोग बात करेंगे रेजिन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के पॉलीमर्स हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता क्या था, कैसे फॉर्म करता था? तो हम लोग बोले थे कि दो मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ बाई प्रोडक्ट में जनरेट करेंगे, जैसे वाटर हो गया या अमोनिया हो गया या एल्कोहल हो सकता है। तो जो है बेसिकली ये जनरेट कैसे होता है ये भी मेंशन करते चले, पहले भी मेंशन किया जा चुका है। फॉर्म ऑन कंडेंसेशन ऑफ, इसीलिए इसको कंडेंसेशन बोला गया। Form on condensation of two monomers which give H2O or NH3 or ROH alcohol। ठीक है, form on condensation two monomers which give H2O अमोनिया ROH। ये जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस तरीके से जब ये रिएक्शन में जाएगा तो दो मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नायलॉन की बात कर लेते हैं। ठीक है, नायलॉन क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो नायलॉन बोला जाता है इट इज जर्नल नेम, क्योंकि कॉल्ड नेम बोला जा सकता है या जर्नल नेम बोला जा सकता है। इट इज जर्नल नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, सिंथेटिक फाइबर के लिए नायलॉन यूज किया जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर फॉर्मिंग पॉलीअमाइड। बेसिकली इसके अंदर हम लोग देखते हैं पॉलीअमाइड ग्रुप। यहाँ पे पॉलीस्टर है, इसमें पॉलीअमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, पॉलीअमाइड हैविंग प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम लोग प्रोटीन के अंदर भी हम लोग अमाइड ग्रुप ही देखते थे, जिसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोले थे। तो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इट इज जर्नल नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर फॉर्मिंग पॉलीअमाइड हैविंग प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसमें नायलॉन 66 एक वेल फेमस है। उसके अलावा अगर हम लोग कंसीडर करें तो नायलॉन 6 भी एक पॉलीमर होगा, नायलॉन 6,10 भी होगा एक पॉसिबिलिटी। उसके अलावा नायलॉन 2,6 ही होगा। तो ये 4 मेनली हम लोग नायलॉन देखते हैं। 3 जो केसेस हैं सेपरेटली हम लोग देखते हैं, ये भी केसेस कंसीडर करते हैं। टोटल 4 टाइप्स ऑफ नायलॉन इज देयर। ठीक है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब देखो इसमें ये नंबर क्या दिखा रहा है, जो सफिक्स यूज किया गया है यहाँ पे नंबर एज अ नंबर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बेसिकली ये दिखाता है तो नंबर 8 सफिक्स, जो सफिक्स में यूज किया गया है नंबर 8 सफिक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम present in monomeric unit, ठीक है, जो भी प्रेजेंट होगा। जैसे 6,6 दिखाया है तो दो बेसिकली मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करेंगे, जिसमें कि एक में 6 कार्बन होंगे, अनदर में भी 6 कार्बन होंगे। नायलॉन 6 की बात करें तो इसमें 6 कार्बन होंगे। वैसे ही नायलॉन 6,10 की बात करें तो एक में 6 और एक में 10 कार्बन होंगे। नायलॉन की बात करें नायलॉन 2,6, यहाँ पे 2 एक में कार्बन होगा और एक के केस में 6 कार्बन। क्लियर सी बात है। तो ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है, जो सफिक्स में प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोमरिक यूनिट। जो मोनोमरिक यूनिट ये पॉलीमर फॉर्म करने जा रहे हैं तो इन दैट केस कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इनके पास है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। तो पहला केस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज नायलॉन 6 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान दें दोनों डिफरेंट है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे जो यूनिट यूज किया जाता है ये ध्यान में रखना, 6 कार्बन है तो बेसिकली मुझे ये
चाहिए होगा CH2 6 NH2, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइलिन भी बोल सकते हो, हेक्सामिथाइलिन, मिथाइलिन CH2 को पढ़ा जाता है, तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है। हेक्सामिथाइल, आपको मोनोमर्स आना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग जो भी नायलॉन है उसके कौन से मोनोमर्स हैं यूज किए जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए, कैसे इसको फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ हम लोग कंसीडर करते हैं एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड के लिए आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, OMSG, ठीक है। 0 ऑक्जेलिक, 1 मेलोनिक, 2 सक्सिनिक, 3 ग्लूटेरिक एंड 4 एडिपिक एसिड। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाता है 2 COH ग्रुप के बीच में। तो मान लो मैं इसको लिखना चाहूँ एडिपिक एसिड को, तो CH2 C11OH C11OH, देख सकते हो इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर इस कार्बन को काउंट कर ले तो ये होता है हमारा एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड। अब क्या करोगे, आप इसको हीट करोगे। हीट करने के लिए जो टेम्परेचर अराउंड 280 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा नायलॉन जो है आपका 6 देखे बना की स्ट्रक्चर। तो यहां से OH, यहां से H निकाल दो, सिंपल सी बात है। ये रख लेता हूं CH2 6, यहाँ पे NH ले लो, यहाँ पे CO ले लो, देख सकते हो इसमें ये जो है अमाइड लिंकेज है, और ऐसे आपको कई सारे लिंकेज देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोला ये जो हम लोग नायलॉन बोल रहे हैं दैट इज पॉलीअमाइड, दैट इज पॉलीअमाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 4, यहाँ पे लिंकेज ऐसे दिखा सकते हो जो कि आगे जाके लिंक करेगा NH के साथ में, और यहां से हम लोग जो है इसको दिखा सकते हैं इस साइड में, ठीक है। ये हो जाएगा N टाइप्स, ये हमारा अमाइड लिंकेज हो गया, ठीक है, अमाइड लिंकेज, क्लियर सी बात है। तो ये हमारा नायलॉन 6 है। अब बात करते हैं नायलॉन 6,10, नायलॉन 6,10, ठीक। तो नायलॉन 6,10 में क्या डिफरेंस आ जाएगा, तो 6 तो यही रहेगा जो हमारा अमाइन ग्रुप है, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो 6 मतलब ये आपका हेक्सामिथाइल डायमीन ही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड ना होकर के इसको बोलते हैं सिबेसिस एसिड। देखें हम लोग, ये होता है आपका 8, मतलब ये याद रख सकते हो ना, 6,10 है तो 10 कार्बन एटम होना चाहिए, तो 10 कार्बन एटम के लिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे COH ग्रुप हो जाएगा। इनको ले जाके आप कंडेंस कर दो, हीट कर दो, तो इसको बोलते हैं हम लोग, सेम कहानी है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। और इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नेम जाता है सिबेसिस एसिड। क्या बोला जाता है, सिबेसिस एसिड। अब इसको आप हीट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा, राइट। जितने जो है मोनोमरिक यूनिट जाएंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल ये कम, उससे यूनिट इसमें जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा सा तो इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा, CH2 6, ठीक है। यहाँ पे आपका लिंकेज वही बनेगा, अमाइड लिंकेज ही बनेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2 8 C11, ठीक है, ये हो जाएगा आपका N, ठीक है। बस क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 4 की जगह 8 है, यहाँ पे 4 की जगह 8 आ गया, मीन्स जो है तभी तो इसको हम लोग नायलॉन 6,10 बोल रहे हैं ना, 6,10 तभी बोला जा रहा है। ये बोला जाता है नायलॉन 6, ध्यान रहेगा आपको, नायलॉन 6, इसको बोलते हैं नायलॉन 6,10। बहुत सारी सिमिलरिटीज है इसमें, बहुत सारी सिमिलरिटीज है। एक सिबेसिस एसिड है और एक के केस में एडिपिक एसिड, बस इन्हीं दोनों का डिफरेंस है नायलॉन 6,10 में और नायलॉन 6 में, ठीक है। तो ये नायलॉन के एग्जांपल है, और भी कंसीडर करते हैं, नायलॉन 6 कंसीडर करते हैं और नायलॉन 2,6 कंसीडर करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आप कंसीडर करना, दैट इज नायलॉन 6, ठीक है। अभी 6 क्या दिखाएगा, 6 दिखाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मोनोमर्स। इसके लिए जो मोनोमर्स यूज किया जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। आप ध्यान दे सकते हो कि कैप्रोलैक्टम कैसे फॉर्म किया गया होगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, इसको पढ़ा जाता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम। इस केस में क्या करना होगा, आपको हीट करना होगा 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, पहले ये ब्रेक होगा, एसिड फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्म करेगा, तो यहां से फर्दर इस जो है पॉलीमराइजेशन में जाएगा और ये पॉलीमर फॉर्म कर लेगा लाइक दिस। इसको ध्यान से देखना आप, C डबल बॉन्ड O, तो
यहाँ पे 6 बोला जा रहा है तो CH2 5 और यहाँ पे आ जाएगा NH, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया जाता है। आप इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेना और फिर आपस में पॉलीमराइजेशन में जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम से बनने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लाइलॉन 6। लाइलॉन 6 कई जगहों पे इसको परलॉन कॉल किया जाता है, बट इसका नेम होता है लाइलॉन 6। क्लियर सी बात है। 6 कार्बन एटम जो है मोनोमरिक यूनिट में है, इससे इसका नेम पड़ गया है नाइलॉन 6। उसके अलावा क्या बोलते हैं, लाइलॉन 2,6। 2,6 तो 2 जो है आपका ये ग्रुप हो जाता है, बताते हैं इसको क्या। 2 हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसे लिखा जाए इसको, ग्लाइसिन हो जाएगा आपका COH NH2, यहाँ पे H 2 कार्बन है इसलिए इसको पढ़ा जाएगा आपका ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन। और दूसरा यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्लाइसिन के साथ हम लोग बोलते हैं, तो 6 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ भी ये बोला जाता है कैप्रोइक एसिड, क्या हो जाएगा CH2 5COH, ठीक है, 6 कार्बन एटम के साथ। यहाँ पे सिंपल सा केस है, इस COH को NH2 के साथ रिएक्ट कर दो, वो COH आगे रिएक्ट करते जाएगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग कैप्रोइक एसिड। लाइलॉन 2,6 फॉर्म करेगा कैसे, या तो ये COH को लेकर यहाँ पे रिएक्ट करा तो ये बन लेगा COONH, क्लियर है बात, और यहाँ पे आपका NH ऐसे चला जाएगा। देन CH2 5 सिमिलरली C डबल बॉन्ड लाइक दिस, एंटर। क्लियर है बात। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, OH और H निकाल के, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइलॉन 2,6। लाइलॉन 2,6 इसका नेम। ध्यान रहेगा ये आपको क्या क्या है, ग्लाइसिन है और कैप्रोइक एसिड है। ध्यान रहे कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। अदर जो है नाइलॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे एक्सेप्ट दिस केस। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विच इज बायोडिग्रेडेबल, तो लाइलॉन 2,6 जो है बायोडिग्रेडेबल होगा। और रीजन समझा जा सकता है, अदर के केस में कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ने 2 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है जो कि डिग्रेड किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है उस बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लाइलॉन 2,6 बायोडिग्रेडेबल है। अदर जो लाइलॉन है, लाइलॉन 6 हो गया, लाइलॉन 6,6 हो गया, लाइलॉन 6,10 हो गया, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। याद रहेगा ये आपको, दिस इज द बायोडिग्रेडेबल। तो ये मतलब डिफरेंट जो लाइलॉन है उनके केसेस आपके सामने। नेक्स्ट आता है कि इसके एप्लीकेशन पार्ट को लेकर देखो आप, जो एप्लीकेशन पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा लाइलॉन का एक अच्छा खासा यूज है। जो रोप बने रहते हैं ऊपर में चढ़ने के लिए या हाइट पे चढ़ने के लिए, तो जो रोप बनते हैं वो लाइलॉन से ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, और रीजन इसके पीछे इतना क्यों कंसीडर किया जाता है कि रोप वगैरह बनाए जाते हैं, बिकॉज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के पीछे जो रीजन है, इन सभी पॉलीमर के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम करेगा 2 चेन के बीच में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग उसको बनाएगा, राइट, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनाएगा जो करेस्पॉन्डिंग लाइलॉन फाइबर है, ठीक है। तब समझना इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि इट हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, बहुत जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता। आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो फिर भी वो ब्रेक जल्दी नहीं होगा। इट हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसी की वजह से इसको यूज किया जाता है, यूज इन एज कॉर्ड और रोप। रोप में आपने यूज देखा होगा, इसको रोप में इसको यूज किया जा सकता है। रीजन इसके पीछे क्या है, हाई टेंसाइल, तो जो है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग in chain between chain make it stronger, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्गर ही बनाएगा। जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है किसके बीच में, बिटवीन द चेन के बीच में, विद इन अ चेन, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो चेन के बीच में प्रेजेंट है इसकी वजह से ये होगा। एक्सेप्ट दिस वन ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा दे आर इनर्ट टुवर्ड्स
they are inert towards chemical and biological agent. मतलब ये रिएक्टिव नहीं होगा। केमिकल एजेंट यूज करो या बायोलॉजिकल एजेंट यूज करो, उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। क्या ये जो हम लोग का लाइलॉन है, क्लियर है बात, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। उसके अलावा हम लोग मेंशन करते हैं कि दे हैव ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। क्या मेंशन करते हैं? दे हैव ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी, मीन तुरंत सूख जाएंगे, तुरंत ड्राई हो जाएंगे, ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। इनका मेन यूज जो है कॉर्ड और रोप बनाने में यूज होता है। लाइलॉन की रस्सी आपने सुना होगा, तो लाइलॉन की रस्सी यूज किया जाता है, रस्सी बनाने के लिए लाइलॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड कैटेगरी, दैट विल बी द पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर का केसेस देखते हैं, देन हम लोग रेजिन के लिए जाएंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टाइप का जो कंडेंसेशन पॉलीमर कवर करते हैं दैट इज पॉलिस्टर। ठीक है, सुना होगा आपने, पॉलिस्टर कई जगह पे यूज होता है। जो स्पोर्ट्स क्लोथ्स बनते हैं उसमें पॉलिस्टर का रोल रहता है। तो पॉलिस्टर के केस में क्या है समझना आप इसमें, तो बेसिकली इसमें जो एस्टर ग्रुप होंगे, मल्टीपल एस्टर ग्रुप होंगे, इस वजह से इसको पॉलीएस्टर नेम दिया गया है। अब देखो कौन कौन से वेल फेमस इसके एग्जांपल्स हैं। पहले हम लोग बात करते हैं, पहला केस डेक्रॉन और टेरिलीन। ठीक है, डेक्रॉन और टेरिलीन क्या होता है इस केस में, देखो आप, तो हम लोग दो चीजें यूज करते हैं इसमें। इथाइलिन ग्लाइकॉल, बेसिकली आपको बनाना है एस्टर ग्रुप, तो उसके लिए आपको एक एल्कोहल ग्रुप रखना होगा, और चूंकि ये पॉलीएस्टर फॉर्म में है तो डाइऑल रखना पड़ेगा मोस्टली आपको, और साथ में इसके साथ आप यूज करोगे, ये हो गया हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसके साथ आप जो है यूज करोगे टेरिथाइलिक एसिड, इसको बोलते हैं, इसी से नेम पड़ा हुआ है टेरिलीन, तो ये हो गया टेरिथाइलिक एसिड। थाइलिक एसिड पता है आपको, जब हम लोग 1,2 पोजीशन पे रखेंगे थाइलिक एसिड होगा, 1,4 पोजीशन पे रखेंगे तो इसको पढ़ा जाता है टेरिथाइलिक एसिड, टेरिथाइलिक एसिड। ठीक है, अब देखो इस केस में इसको जब आप हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा। तो यहां से OH, यहां से H निकाल दो, तो यहां पे कुछ इस तरीके से ग्रुप आपको दिखेगा, इस तरीके से ग्रुप ये दिखेगा, लाइक C+O, यहाँ पे O, यहाँ से CH2, जैसे आप उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते जाओ। यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह जाएगा जो आगे CO वाले ग्रुप के साथ अटैच होगा। सिमिलरली इस साइड में बात करें तो AB किसी के साथ अटैच्ड, ठीक है, AB किसी के साथ अटैच्ड होगा, ये मैं लिख सकता हूँ एंड। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है डेक्रॉन। ठीक है, डेक्रॉन कहाँ यूज होता है, तो डेक्रॉन का देखते हो क्योंकि जो मैंने बोला स्पोर्ट्स क्लोथ्स होते हैं जिसमें कि सीजेस नहीं आती, रिंकल्स नहीं आते, राइट, उसको कितना भी मोड़ लो उसमें रिंकल्स नहीं आएंगे। तो जो है ये इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि रेजिस्ट टुवर्ड्स रिंकल, जो रिंकल बनते हैं कपड़ों में उसके टुवर्ड्स रेजिस्ट करता है। इसलिए आप देखते हो क्योंकि जो है सम अमाउंट ऑफ पॉलिश कॉटन में मिक्स किया जाता है, पॉलिस्टर अमाउंट, सच दैट कि उसमें उस तरीके का प्रॉपर्टी ना आए। कॉटन का क्या केस है कि आप मोल दोगे, फोल्ड कर दोगे तो उसमें रिंकल दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इसकी बात करते हैं, जो पॉलिस्टर के कपड़े बने रहते हैं उसको आप फोल्ड करने के बाद उसको नेचुरल स्टेज पे ला सकते हो, राइट, तो उसमें आपको रिंकल देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात हुई। उसके अलावा सेकेंड हम लोग बोलते हैं ग्लिप्टल। ग्लिप्टल और इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल तो होगा नो डाउट, यहां पे आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल रखना पड़ेगा, ये हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, और दूसरा इसके साथ जो हम लोग ग्लिप्टल में यूज करते हैं, तो यहां पे टेरिथाइलिक एसिड यूज किया गया था, इसमें हम लोग यूज करेंगे थाइलिक एसिड। क्या यूज करेंगे इसमें हम लोग, थाइलिक एसिड। अब सिमिलर सा केस है, ऐसे हीट करोगे तो आपस में रिएक्शन में जाएगा, यहां पे क्या होगा कि देखने को मिलेगा ये एस्टर ग्रुप बना रहा है। बेसिकली यहां पे देखोगे तो ये एस्टर ग्रुप है, ऐसे आपको जो है कई सारे एस्टर ग्रुप देखने को मिलेंगे, इस वजह से इसको पॉलीएस्टर बोला गया। यहां भी केस वैसे ही है, C+O इस तरीके से जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे यहां पे भी उसी तरीके से लिंकेज होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 CH2। क्लियर बात है, ये जो है
दोनों तरफ ऐसे लिंकेज होगा, n टाइम्स में इसको लिख देता हूँ, ठीक है, n टाइम्स इसको लिख दिया जा सकता है। तो ये बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिप्टन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिप्टन। सिमिलरली तीसरा केस देखना, तीसरा ये उतना वेल फेमस तो नहीं है, उतना वेल फेमस नहीं है जितना ग्लिप्टल और डाइक्रॉन है, बट वो भी एक एग्जांपल कंसीडर किया जा सकता है पॉलीएस्टर के अंदर। क्या होता है इसमें, हम लोग यूज करते हैं, एक तो टेरिथैलिक एसिड ही होता है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। टेरिथैलिक एसिड के साथ जो हम लोग ये यूज करते हैं दैट इज डाइऑल, ये थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकॉल की जगह पे रिप्लेस करके हम लोग ने रखा हुआ, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल अभी तक यूज कर रहे थे, उसके जगह पे हम लोग ये यूज करें, साथ में रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में, ये कराते हैं टेरिथैलिक एसिड के साथ। यहां से आप हीट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा और ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करके दे देगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिंकेज होगा, यहां से CH2, एक CH2 ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये नहीं रहेगा ना, CH2O, ठीक है। वैसे ही इसकी बात करें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2, और फिर इस रिंग को जो है आप दिखा दो, सिमिलरली ये रिंग बढ़ते जाएगा, ठीक है, CH2। तो इसी को n टाइम्स आप दिखा सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग कोडेल। बस नेम याद रखना और इसके मोनोमर्स याद रखना, ठीक है। हो सकता है नेम से पूछ दे कि विच मोनोमर्स इज गोइंग टू फॉर्म दिस पॉलीमर, ठीक है। ग्लिप्टल का यूज होता है पेंट में, पेंट वगैरह बनाने में ग्लिप्टल का यूज रहता है, ठीक है, पेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर के, और ज्यादा नहीं है इसमें। पॉलीएस्टर के केसेस में यही 3 एग्जाम्पल रखते हैं, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर आता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, राइट, आपस में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं और करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है, क्या क्या एग्जांपल, डाइक्रॉन हो गया, ग्लिप्टल हो गया और कोडेल हो गया। इनके मोनोमर्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। मोनोमर्स अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चंस इसके फ्रीक्वेंटली बनाए जा सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग जो है लास्ट केस देखेंगे, दैट विल बी द रेजिन। रेजिन पे डिस्कशन रखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है फॉर द कंडेंसेशन पॉलीमर, दैट इज रेजिन, ठीक है। रेजिन को कंसीडर किया जाए, इसमें भी हम लोग डिफरेंट रेजिन के टाइप्स देखते हैं। पहला हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज मेलामीन, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बेसिकली इसमें आपको मोनोमर्स यहीं से समझ में आ जाता है कि एक मेलामीन होगा और एक फॉर्मल्डिहाइड इसमें होगा। क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों के रिएक्शन से फॉर्म करेगा, रिएक्शन से फॉर्म करेगा मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं, तो देखते हैं मेलामीन क्या होता है। मेलामीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, देखना ध्यान से आप, मेलामीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जाएगा। यहां पे आप NH2 लगा दो, यहां पे NH2 लगा दो, यहां पे NH2 लगा दो, ठीक है। तो रेस जो लोग पोजीशन बच गया है, यहां पे आप नाइट्रोजन दे दो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और चूंकि ये बेंजीन जैसे दिख रहा है तो ये डबल बॉन्ड आप लगा दो, ठीक है। इस कंपाउंड को बोला जाता है मेलामीन, ठीक है, मेलामीन। अब इस केस में क्या करोगे, अगर आप इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हो इन द एसिडिक मीडियम, देखना ध्यान से, अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया जाए इन द एसिडिक मीडियम, क्या होगा, ये वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा इस वाले ग्रुप के साथ में, ठीक है। तो फिर से वंस अगेन इस स्ट्रक्चर को समझा जाए कि जब ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो फिर इन दैट केस क्या फॉर्म करने वाला। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे जो ग्रुप है कुछ इस तरीके से दिखेगा, NHCH2, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मल्डिहाइड से आया हुआ है। यहाँ पे सिमिलरली NH2 रहेगा, यहाँ पे NH2 रहेगा, और ये आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन के आया हुआ है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये हमारा पॉलीमर नहीं है, ये रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करके दिया। अब इस केस में क्या करना होगा, अगर आपको जो है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाना है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो इसको आपको हीट करना पड़ेगा। हीट करेंगे तो कंडेंसेशन में जाएगा। अब कंडेंसेशन में जाएगा तो क्या बनाएगा, देखना आप ध्यान से, तो ये आपस में एक दूसरे से लिंक करना शुरू कर देते हैं। यहां से OH और अनदर जो मेलामीन का जो मॉलिक्यूल होगा, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल होगा, वहां से हाइड्रोजन निकल आएगा और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देगा। देखना ध्यान से, नाइट्रोजन, ये कुछ इस तरीके से देखना, ये फॉर्म कर लेगा NHCH2। ये वाला जो ग्रुप है ना, OH एलिमिनेट कर जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे रख देंगे। यहां से आपका NH से NH2 से
हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये ग्रुप आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका N टाइप्स। ठीक है, इसी को बोला जाता है मेलामीन, इसको बोला जाता है मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है? इसको हम लोग एक अनदर नेम भी देते हैं, इसको पढ़ा जाता है मेलामैक, मेलामैक इसको पढ़ा जाता है। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसको यूज किया जाता है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, जो एप्लीकेशन है, यूज इन प्लास्टिक क्रॉकरी। जो आप देखते हो कहोगे रेस्टोरेंट वगैरह में जो कि यूज किया जाता है, जो बर्तन वगैरह यूटेंसिल यूज करते हैं, वहां पे ये प्लास्टिक क्रॉकरी यूज करते हैं, राइट? क्योंकि ये बहुत ही हार्ड मटेरियल रहता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो जो भी आप इस तरीके का देखते हो कहोगे बर्तन, वो बेसिकली बना रहता है इसी से, यही फॉर्माल्डिहाइड रेजिन बना रहता है, मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, जिसको हम लोग मेलामैक भी बोलते हैं। तो यूज एज द प्लास्टिक क्रॉकरी एज इट इज हार्ड मटेरियल, वेरी हार्ड मटेरियल ये फॉर्म करता है। ठीक है, कैसे? जब आप इसको हीट किए, मेलामीन लिया आपने, फॉर्माल्डिहाइड के साथ हीट किया, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, इसको फर्दर आपने हीट किया, तो हीट करते ही इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और जो है ये पॉलीमर फॉर्म कर लेगा, जो कि कहलाएगा मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट आता है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है नोवोलैक एंड बेकेलाइट। देखना दोनों में डिफरेंट है, नोवोलैक एंड बेकेलाइट, दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। नोवोलैक एंड बेकेलाइट, तो क्या होता है इस केस में, हम लोग इसको बोलते हैं बेसिकली फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। दोनों फिनॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड से ही बनते हैं, फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, तो समझिए इस बात को क्या होता है फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। अगर हम लोग फिनॉल को ट्रीट करें, ठीक है, फिनॉल को अगर आप ट्रीट करते हो फॉर्माल्डिहाइड के साथ में, अगर मैंने फिनॉल लिया और इसको ट्रीट किया फॉर्माल्डिहाइड के साथ में, क्या होता है फॉर्माल्डिहाइड? SCH इन द एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, किसी में भी ट्रीट करो, इन दैट केस ये आपको मिलेगा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऐसा कुछ को कंपाउंड मिलेगा, या तो अर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो ये बहुत सारे यूनिट बन के आ जाएंगे। ठीक है, पैरा पोजीशन पे आ सकता है ऐसे, या अर्थो और पैरा दोनों पे आ सकता है, यानी कि कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। OH, यहां पे आपका CH2OH, यहां आपका CH2OH। अब इसके बाद क्या देखने को मिलता है, ये प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते जाते हैं बेंजीन पे, और जब ये बात करते हैं नोवल आपकी, तो ये बनता है बेसिकली इस वाले को अगर मैं हीट करूं, इन द प्रेजेंस ऑफ सम कंडीशन रखना पड़ेगा, तो इसको अगर आप हीट करते हो अर्थो वाले को, ये मिक्सचर को नहीं बोला हूं, जो अर्थो बन के आया है, तो इस तरीके से पॉलीमेरिक चेन बनते जाएगा। यहां से H2 एलिमिनेट होगा, ये वाला आपका OH ग्रुप रहेगा, यहां पे CH2 ज्वाइन कर लेगा, ऐसे ही यहां पे CH2 होगा जो कि अनदर चेन के साथ ज्वाइन रहेगा। फिर आप इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है, OH, यहां पे आ गया CH2, ठीक है, तो ऐसे आपको चेन देखने को मिलेगा, ऐसे आपको चेन देखने को मिलेगा। तो ये इस लीनियर चेन को बोला जाता है नोवल, ठीक है, इसको बोला जाता है नोवल। ये ध्यान रहे कि ये पेंट वगैरह में यूज किया जाता है, बट ये लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग इसको हीट करते हैं, ध्यान देना आप, इसको अगर हम लोग हीट करें, ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुए, ये तीनों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुए, या तो आप इसको हीट कर दो या इसको अगर आप हीट करते हो, नोवलॉग को हीट कर दिए, तो फिर इन दैट केस क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलेगा। तो यहां पे मैं अगर प्रोडक्ट को ड्रॉ करूं, यहां पे इसको यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, इसको अगर मैं हीट करता हूं, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो ये कुछ इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म करके देगा। यहाँ पे OH, CH2, ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ से बेसिकली आपका पॉलीमराइजेशन हुआ रहेगा। ठीक है, मैं बना देता हूँ, 3 डायमेंशन चेन बन जाएगा, 3 डायमेंशन चेन इस तरीके से बनते जाएगा। OH, यहाँ से OH लाइक दिस, और यहाँ पे इस तरीके से मैं चेन लगा सकता हूँ। सिमिलरली आप इसको ऐसे बना दो, ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो थ्रू CH2, OH। ये जो क्रॉस लिंक पॉलीमर बन रहा है ना, देख सकते हो,
दो चेन आपस में ज्वाइन करने, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर। हमारा हो जाएगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, तो ये बोला जाता है, इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बेकेलाइट। कहाँ यूज होता है बेकेलाइट? आपने वो पुराने टेलीफोन देखे होंगे ना, उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता था वो बेकेलाइट है। बेकेलाइट ये भी हार्ड मटेरियल है। तो बेकेलाइट जो कि हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है इसका। तो ये है हमारा फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। यही दो मेन रेजिन है जो डिस्कशन के पार्ट बनते हैं। एक हम लोग बोलते हैं मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन जो कि मेलामेक फॉर्म करता है, और दूसरा नोवालॉक एंड बेकेलाइट। ध्यान रखना है कि नोवालॉक एक लीनियर पॉलीमर है। जब आप क्या करते हो, इसमें जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है उसके साथ रिएक्शन कराते हो तो लीनियर पॉलीमर फॉर्म करके देता है। लेकिन फर्दर अगर इसी को आप हीट करोगे तो इन दैट केस क्रॉस लिंकिंग होते जाएगा। अब जितना ज्यादा कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन आप रखते हो, क्या टेम्परेचर रखते हो, क्या कैटलिस्ट रखते हो, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन बेकेलाइट बनेगा या नोवालॉक बनेगा। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये लीनियर पॉलीमर है और ये आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर है। ठीक है, बात क्लियर है? ये दोनों में डिफरेंसेज है, एक हमारा लीनियर पॉलीमर हो गया और एक क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिख दो रेजिन का। कुछ और हम लोग देखेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात करेंगे कि क्या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। पहले आप इसको मेंशन कर दो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अच्छा, इस पॉलीमर की खासियत क्या है? इस पॉलीमर की खासियत ये है कि ये इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, मींस डिग्रेड कर दिया जाएगा बाई सम एंजाइम या जो भी इन्वायरमेंट में अगर रहे तो इजीली डिग्रेड किया जा सकता है। ठीक है, बट ध्यान में रखते हैं कि ये जरूरत क्या है इसकी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की। तो आप देखो, जो भी डे टू डे लाइफ में आप पॉलीमर का यूज करते हो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। चाहे वो पॉलिथीन हो जाए, इसलिए बोला जाता है स्टॉप द यूजिंग ऑफ द पॉलिथीन। क्यों स्टॉप किया गया? बिकॉज उसका जो डिकम्पोजिशन है वो इजीली नहीं होता है। अराउंड 500 ईयर्स लेता है पॉलिथीन के डिकम्पोजिशन में। तो इन दैट केस उसका कुछ अल्टरनेट खोजना पड़ेगा, अदरवाइज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप पॉलिथीन यूज कर रहे हो और पॉलिथीन थ्रो कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका एक जो है इकट्ठा हो जाएगा पॉलिथीन का अमाउंट। तो अब उस डिग्रेड तो उस रेट में नहीं हो रहा है जिस रेट पे आप जो है उसको यूज कर रहे हो। इसलिए इन्होंने कुछ पॉलीमर पे वर्क करना शुरू किया, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेक्शन है जिसपे कि रिसर्च किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसमें क्या बोला गया कि ये पॉलीमर जो कि इजिली बायोडिग्रेड हो जाए, इजिली बायोडिग्रेड हो जाए, मींस सम बायोलॉजिकल चेंजेस करने पे इसमें मॉडिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो ये नेसेसरी है। तो लिखा जा सकता है मोस्ट ऑफ द पॉलीमर, जो भी हम लोग देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलीमर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, which create environmental problem। समझ में आता है क्यों क्रिएट करेगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम? बिकॉज अगर इसको थ्रो करते गए हम लोग और पता चला ये कंप्लीट डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सा केस है कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेगा, और प्रेजेंट रहेगा तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए लोग ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की तरफ ध्यान दिया। क्या हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? अच्छा, पहले ये क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पे देखना कि मोस्ट ऑफ द पॉलीमर कंटेन कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है which resist towards any environmental changes। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी आप इन्वायरमेंटल चेंजेस करते हो, चाहे हीट करो, बहुत ज्यादा हीट कर दो, तब भी कोई बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये हाईली स्टेबल बॉन्ड है। और मोस्ट ऑफ द पॉलीमर के केस में हम लोग यही देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन का लिंकेज होते जा रहा है। तो ये रीजन होता है। अब फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो फिर आप इन दैट केस इसके चेन के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स इंसर्ट करा दो सच दैट कि उसको इजिली जो है ब्रेक किया जा सके, उसको इजिली ब्रेक किया जाए। तो इस केस में हमारा जो आता है ये बोलते हैं हम लोग पॉलीइस्टर, एलिफैटिक। एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था इसका लाइलॉन 2,6। उसके अलावा एलिफैटिक, पॉलीइस्टर आर बायोडिग्रेडेबल, ये सभी
जो पॉलिस्टर है, एलिफेटिक पॉलिस्टर आर बायोडिग्रेडेबल। तो इस केस में ये इजीली बायोडिग्रेडेबल एलिफेटिक होना चाहिए। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो है कि हमारा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, जनरली इसका फुल नेम जो है आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट नेम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट CO कोपॉलीमर विथ बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये बेसिकली है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BHVV भी बोलते हैं, ये ज्यादा इसका वेल फेमस है VHVV। ठीक है, तो इसमें मोनोमर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? एक तो होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड, ध्यान देना 3 हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा क्या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड। और दूसरा होता है, ध्यान से आप देखना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड, ठीक है। और दूसरा होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इन्हीं को जब हम लोग हीट करेंगे, इनको अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट करने में क्या होगा, यहां से OH इस वाले H के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वैसे ही एक H जो है इस तरीके से रिएक्ट कर जाएगा। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखना इस केस में क्या होगा, देखो जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ये ध्यान से देखना, ये आप CH में ऐसे ही रखता हूं इसको, ये वाला ऑक्सीजन इधर किसी के साथ रिएक्ट होगा, ये CH3 में इसको ऐसे लिख देता हूं, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां से OH ग्रुप और यहां से H ग्रुप निकल आ जाएगा, यानी कि पॉलीएस्टर का केस आ जाएगा। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये CH2 CH3 और यहां हो जाएगा CH2, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसा कुछ आपको केस देखने को मिलेगा n टाइम्स, इसी को हम लोग बोलते हैं PHV, ठीक है, ठीक है। तो ये दो मोनोमर यूज किए जाते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये फॉर्म करता है BHV। तो ये होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी, शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखोगे तो ये एक बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है किसके लिए, जो हम लोग जो है जनरली पॉलीमर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो पॉलीमर है ना, इसमें एक बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है स्टिफनेस ऑफ पॉलीमर के लिए, स्टिफनेस ऑफ पॉलीमर के लिए यूज होता है, और ये यूज किया जाता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हम लोग यूज करते हैं फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन द पॉलीमर, फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलीमर। अब इस केस में आप जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जैसे पॉलीमर के लिए इसमें रिक्वायर्ड होगा कि इस पॉलीमर को स्टिफ रहना है, तो इन दैट केस इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दो। अगर चाहिए कि जो है करस्पॉन्डिंग जो पॉलीमर हमारा बन के आया हुआ है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो इन दैट केस आप 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का जो अमाउंट है वो बढ़ा दो, ठीक है। तो इस केस में आपको जो है जो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट चाहिए होगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होगा, वो मिल जाएगा। अच्छा, इसका यूजेज क्या है, इस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूजेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसकी बात कर लें। तो यहाँ पे इसका जो मेजर यूज है, ये यूज किया जाता है ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसका कहां पे यूज है, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के अलावा ये यूज किया जा सकता है फॉर मेडिसिन रिलीज के लिए, ठीक है, मेडिसिन रिलीज। जैसे आप देखते होगे जो करस्पॉन्डिंग जो कैप्सूल बने रहते हैं, तो उसमें जो कवर रहता है उसमें यही यूज किया गया रहता है, क्योंकि पार्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा कि वो डिग्रेड हो जाएगा, और डिग्रेड हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो अंदर का जो मेडिसिन प्रेजेंट है उसको जो है इजीली प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिक ये कुछ यूजेज है किसका, PHV का। एक तो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं और फॉर मेडिसिन रिलीज इन बॉडी, ठीक है, उसके लिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का केस है, ठीक है। कहीं कहीं पे मॉलिक्यूलर वेट को लेके पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर को, वो भी मैं बता देता हूं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर 2 कैटेगरी बनता है,
ठीक है, बहुत कुछ इसमें करने के लिए नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर में क्या बोलते हैं हम लोग, एक कंसीडर करते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। देखो क्यों मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा, एवरेज क्यों चाहिए होगा, बिकॉज देखो जो करेस्पॉन्डिंग चेन होगा उनका साइज वेरी करता रहेगा, कोई लॉन्ग चेन होगा कोई शॉर्ट चेन होगा, तो अब इसलिए उस केस में आपको मॉलिक्यूलर वेट जो है कुछ आइडिया दे सकता है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान में रखना, ये हम लोग लिखते हैं जैसे कि मोलर मास कुछ आया और उसका जो है मास ही आया NiMi, नंबर ऑफ दैट करेस्पॉन्डिंग पॉलीमर और उसका मोलर मास कितना है, डिवाइड बाई जो भी इसमें बने होंगे डिवाइड बाई N है, ठीक है। तो जितने भी मान लो कि एक हम जो है डिफरेंट पॉलीमर बना हुआ है, तो उस केस में क्या करना है, आप इस पॉलीमर का ऐड किया NiMi डिवाइड बाई N, आ जाएगा आपका एवरेज नंबर एवरेज मोलर मास। वैसे ही बात किया जाता है वेट एवरेज, एक हम लोग कंसीडर करते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। इस केस में क्या करते हैं हम लोग वेट का एवरेज ले लेते हैं, तो Ni स्क्वायर, बस इसको आप ध्यान में रखना, Mi डिवाइड बाई Ni का स्क्वायर, ये भी आपको मास का यूनिट देता है, ठीक है। तो एक वेट एवरेज होता है और एक नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है, इन दोनों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हम लोग का पॉलीमर का कहानी रहा, राइट, और कुछ तो नहीं है इस केस में करने के लिए। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग मिलते हैं विथ न्यू चैप्टर के साथ में। थैंक यू।